Hey everyone, welcome to my channel Physio Basics. Let's understand the today's topic. आज हम पढ़ेंगे ओपन काइनेटिक एंड क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज, इसको मैं रेफर करूंगी ओसी के ये पूरे लेक्चर में, ठीक है। और क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज को मैं रेफर करूंगी सीसी के ये पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स मोशंस इन विच डिस्टल सेगमेंट इज फ्री टू मूव इन स्पेस, ठीक है। और क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस में इट इन्वॉल्व्स मोशंस इन विच proximal segment moves over relatively fixed distal segment। यहाँ पे डिस्टल सेगमेंट जो है वो फ्री है और यहाँ पे जो डिस्टल सेगमेंट है वो रिलेटिवली फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक हमारी फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज होती है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करके। आसान भाषा में बोले तो नी का उसमें फ्लेक्शन करते हैं इन स्टैंडिंग पोजीशन। मतलब ये फ्लेक्शन करेगा इसमें नी का इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो ये क्या हो गया? ये डिस्टल सेगमेंट की, यहाँ पे ये हो गया एंकल हमारा डिस्टल सेगमेंट। तो इसकी मूवमेंट हो रही है और जो पूरी बॉडी है, जो प्रोक्सिमल सेगमेंट है, ये पूरा ये रिलेटिवली फिक्स्ड है ना। इसमें सिर्फ डिस्टल सेगमेंट की मूवमेंट हो रही है। एक और एक्सरसाइज होती है, अच्छा ये है हैम्स कर्ल्स और आसान भाषा में नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज। और ये है स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइज। इसमें भी क्या हो रहा है? स्क्वाट्स में भी क्या होता है? नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है ना। नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो इसमें भी जब मूवमेंट होगी तो इसमें देखो ये है डिस्टल सेगमेंट हमारे एंकल जॉइंट, ये जो है ये सपोर्ट सरफेस पे रिलेटिवली फिक्स्ड है। हमने क्या पढ़ा था? डिस्टल सेगमेंट इज फिक्स्ड एट द सपोर्ट सरफेस, ठीक है। और जो ये प्रोक्सिमल सेगमेंट है, ये जो पूरी बॉडी है, ये मूव हो रही है इस डिस्टल सेगमेंट पे, इन विच द proximal segment moves over relatively fixed distal segment। अब इसका दोनों एक्सरसाइजेस का क्या डिफरेंस है, अब हम वो पढ़ेंगे। अभी जैसे कि हमने देखा ये हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का एग्जांपल और ये स्क्वाट्स का एग्जांपल, ये ओसी के यानी ओपन चेन एक्सरसाइज और ये क्लोज चेन एक्सरसाइज का। अब इसकी ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है। जैसे कि डिस्टल सेगमेंट इज फ्री इन स्पेस, ये हम देख चुके हैं डेफिनेशन में। ये डिस्टल सेगमेंट होता है ना, ये डिस्टल सेगमेंट होता है। बाकी का ये जो है ये प्रोक्सिमल सेगमेंट होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको क्योंकि हम यही शब्दों को यूज करेंगे बार बार, ठीक है। तो ये डिस्टल सेगमेंट और ये प्रोक्सिमल सेगमेंट। तो ओसीके में डिस्टल सेगमेंट मूव्स इन स्पेस और इसमें डिस्टल सेगमेंट रिलेटिवली फिक्स्ड रहता है। कहाँ फिक्स्ड रहता है? सपोर्ट सरफेस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट। अब ये कैसे? अब जैसे हमें एंकल का मूवमेंट तो यहाँ हो नहीं रहा है। जब हम नी फ्लेक्शन कर रहे हैं तो नी फ्लेक्शन ही हो रहा है, यानी इसमें एक ही जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है। और यहाँ लिखा है इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट। अब ये कैसे? जैसे हमें स्क्वाट्स करते वक्त नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो मिल रहा है, पर ये भी प्रेडिक्टेबल है कि एंकल में स्क्वाट्स करते वक्त डॉर्सी फ्लेक्शन होगा और हिप में स्क्वाट्स करते वक्त फ्लेक्शन होगा। बॉडी जो है, ट्रंक जो है, थोड़ा सा इंटीरियरली शिफ्ट होगी, है ना। तो ये वाली मूवमेंट्स बाकी सेगमेंट्स में भी मिल रही है। ये है सीसी केन, इसलिए बोला है इंटरडिपेंडेंट जॉइंट मूवमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, ओनली डिस्टल सेगमेंट मूव्स। इसमें वही बात बोली है कि डिस्टल सेगमेंट जो है बस वही, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं पूरा डिस्टल सेगमेंट और वो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डिस्टल सेगमेंट मूव हो रहा है। अब इसमें क्या बोला है? डिस्टल भी हो सकता है, प्रॉक्सिमल भी हो सकता है, दोनों भी सेगमेंट हो सकते हैं जो मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ही है एंकल जो है वो भी मूव हो रहा है इनटू डॉर्सिफ्लेक्शन व्हेन गोइंग टू स्क्वाट्स, और जो हिप है वो भी उसमें फ्लेक्शन होगा। नी पे तो मूवमेंट हो ही रही है क्योंकि हम तो वही करा रहे हैं।
है ना। तो इसमें डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेगमेंट्स मूव। इसमें मसल एक्टिवेशन इन प्राइम मूवर्स। अब प्राइम मूवर्स यानी वो होते हैं जो बेसिकली कोई भी जॉइंट में मूवमेंट कराते हैं, है ना। तो जैसे नी का जब फ्लेक्शन करना होता है तो मोस्टली हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है वो एक्टिव होती है। तो यहाँ क्या करा रहे हैं हम, हैम्स्कल्स ही करा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ प्राइम मूवर कौन सी हो गई, हैम्स मसल्स, मतलब हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, तो सिर्फ वही एक्टिव होगी। और जबकि इसमें मल्टीपल मसल ग्रुप जो है वो एक्टिव होंगी। अब ये कैसे, जैसे हम स्क्वाट्स करा रहे हैं तो सामने से क्वाड्स भी एक्टिव होंगी, पीछे की यहाँ की ग्लूट्स मसल्स भी एक्टिव होंगी, है ना। और यहाँ पे डॉर्सिफ्लेक्सर्स भी एक्टिव होंगे हमारे। तो मल्टीपल मसल ग्रुप्स जो है वो एक्टिव होंगे, ट्रंक की मसल्स जो है वो भी एक्टिव होंगी। तो मल्टीपल मसल ग्रुप्स सीसीके वाली एक्सरसाइज में एक्टिव होती। अब ये है और इस एक्सरसाइजेस के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। अब हमने वही एग्जांपल वापस से लिया है इसमें हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का और स्क्वाट्स का। उसी के एक्सरसाइज जो होती है टिपिकली नॉन वेट बियरिंग पोजीशन में की जाती है, NWB यानी नॉन वेट बियरिंग पोजीशन। और जो सीसी की एक्सरसाइज होती है ये टिपिकली वेट बियरिंग पोजीशन में की जाती है, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये एक स्क्वाट्स वेट बियरिंग पोजीशन में है और यहाँ ये मूवमेंट बस डिस्टल सेगमेंट की हो रही है, तो ये नॉन वेट बियरिंग हो गया, है ना। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस इज अप्लाइड टू डिस्टल मूविंग सेगमेंट। अब हम जब हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का प्रोग्रेशन कराते हैं पेशेंट के लिए तो हम यूजुअली है ना यहाँ पे वेट कफ बांध देते हैं ताकि वो हैम्स का स्ट्रेंथनिंग हो। तो डिस्टल सेगमेंट पे हमने क्या किया, वेट कफ डाल दिया। यहाँ पे डिस्टल सेगमेंट जो है उस पे रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। अब जैसे ये स्क्वाट्स है तो इसमें क्या बोला है कि रेजिस्टेंस इज अप्लाइड साइमल्टेनियसली टू मल्टीपल मूविंग सेगमेंट। अब यूजुअली है ना स्क्वाट्स तो हम ऐसे ही करते हैं और उसमें जो पूरा बॉडी वेट है वही एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है। बट विथ प्रोग्रेशन हम यहाँ पे है ना कई बार रेजिस्टेंस बैंड का भी यूज करते हैं। जो वो पेशेंट है वो उसको रेजिस्टेंस बैंड को होल्ड करता है कुछ इस तरीके से अपने पैरों के नीचे लेके और फिर स्क्वाट्स करता है। तो इसमें जो होल बॉडी को रेजिस्टेंस मिलता है। तो मल्टीपल मूविंग सेगमेंट्स है यानी मल्टीपल जॉइंट्स है, हिप है, नी है, एंकल है, उसको रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। फिर ओसीके में रोटरी लोडिंग होती है। रोटरी लोडिंग यानी एक तरीके से एक रोटेशन में मूवमेंट हो रही है। जैसे यहाँ से लेके वो एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में जाएगा, फिर फ्लेक्शन से वापस एक्सटेंशन में जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं हम रोटरी लोडिंग। और इसमें एक्सियल लोडिंग होती है। एक्सियल यानी इन वन एक्सिस। तो यहाँ पे देखो जब हम स्क्वाट्स करते हैं तो हम यहाँ से नीचे ही तो जा रहे हैं, एक एक्सियल में ही जा रहे हैं, तो इसको एक्सियल लोडिंग होती है इसमें, है ना। फिर उसके बाद इसमें होता है एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन। अब एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन कैसे, अभी जैसे जब पेशेंट नया नया हैमस्ट्रिंग कर्ल सीखता है तो उसका एक पैर पे सिंगल लेग स्टांस वाला बैलेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी ऐसी चेयर या टेबल लगा देते हैं और वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप यहाँ पे होल्ड करो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक तरीके का एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं ताकि वो अपनी मूवमेंट परफॉर्म करना सीख सके और उसको प्रोग्रेस कर सके। और इसमें कैसा है, स्पोर्ट्स में हम कभी ऐसा कुछ देते नहीं है। हम उसमें क्योंकि इंटरनल स्टेबलाइजेशन होता है, इंटरनल स्टेबलाइजेशन यानी यहाँ पे वैसे ही है जैसे कि क्वाड्स एक्टिव होंगी, ग्लूट्स एक्टिव होंगी, पीछे की बैक की एक्सटेंसर्स, एब्डोमिनल्स, ये सब एक्टिव होंगी। तो ये सारी मसल्स जो है नी की मूवमेंट कराने के लिए एक्टिव होंगी। तो दिस इज नथिंग बट इंटरनल स्टेबलाइजेशन। तो ये था एक बेसिक आइडिया कि ओपन चेन काइनेटिक एक्सरसाइज और क्लोज चेन काइनेटिक एक्सरसाइज क्या होती है और हम उसे फिजियोथेरेपी में बहुत ज्यादा तौर पे यूज करते हैं। तो हमें ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्लिनिकली भी और theoretically भी। Hey guys, do like, share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.